मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका अभिवादन करता हूं। आज हम कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे। वैसे तो कार्ल मार्क्स को ठीक से समझने के लिए कम से कम 10 लेक्चर की आवश्यकता है, परंतु इस आधारभूत बेसिक लेक्चर में मैं कार्ल मार्क्स के संदर्भ में यह समझने का प्रयास करूंगा कि कार्ल मार्क्स को किस प्रकार से समझा जाए। मार्क्सवाद को लेकर एक समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार के एक व्याख्यान का उन व्याख्यानों से पहले हो जाना आवश्यक होता है जिसमें मार्क्सवाद को समझने की कोशिश की जाती है। कार्ल मार्क्स की चर्चा के क्रम में वामपंथ, समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद जैसे शब्द प्रयोग में आते हैं। यह सभी आपस में जुड़े हुए तो जरूर हैं, किंतु इन सभी का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग अलग अलग होता है। मैं किसी अन्य लेक्चर में सिर्फ अवधारणाओं को समझने के लिए ही विचार रखूंगा, परंतु अभी आइए हम कार्ल मार्क्स पर विचार करते हैं। कार्ल मार्क्स एक यहूदी जर्मन विचारक हैं और ब्रिटेन में रहते हुए अपनी अधिकांश रचनाओं को प्रकाशित किया है। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि कार्ल मार्क्स ने जिन निबंधों को पहले लिखा था और जिनमें मार्क्सवाद का मानवीय चेहरा है, वे बाद में प्रकाशित हुए, जिन्हें हम ईपीएम या इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। यह 1843-44 में ही लिख लिए गए थे, किंतु इनसे दुनिया 1932 ईस्वी में परिचित हुई। जिन्हें जर्मनी में जन्म लेने के कारण और बाद में अमेरिका में स्थापित हो जाने के कारण फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाता है, उस फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ही 1932 में ईपीएम को प्रकाशित किया था। आप जानते हैं कि इस बीच 1917 में रूस में मार्क्सवादी विचारों के आधार पर एक खूनी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद मार्क्स के बाद की रचनाओं को ही, जो कि पहले प्रकाशित हो गए थे और जिनमें मार्क्सवाद का क्रांतिकारी चेहरा है, को लेकर दुनिया में कार्ल मार्क्स पर अधिक लिखा गया। कार्ल मार्क्स की आरंभिक रचनाओं में और बाद की रचनाओं में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, इस प्रश्न पर स्वयं मार्क्सवादी विचारकों में ही दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन प्रचलित हैं। एक एक्सप्लेनेशन नव वामपंथी विचारक अल्थ्यूसर का है, जो मानते हैं कि कार्ल मार्क्स की अर्ली राइटिंग्स और लेटर राइटिंग्स में कंटिन्यूटी नहीं है। इस डिसकंटेंट को अल्थ्यूसर तत्वमीमांसीय अंतराल या इसे अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में यानी कि ईपीएम में जिन मानवीय पीड़ाओं और अस्तित्वात्मक समस्याओं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स का उल्लेख किया है, और आगे चलकर बाद की रचनाओं में यानी कि गुंडरिस्से में उन समस्याओं के समाधान के लिए जो व्याख्या प्रस्तुत की है, उनमें आपस में तालमेल नहीं है। आप चाहें तो अल्थ्यूसर के विचारों को विस्तार से समझने के लिए उसकी किताब फॉर मार्क्स का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मैंने गुंडरिस्से शब्द का प्रयोग किया था। यह एक प्रोजेक्ट है जिस पर कार्ल मार्क्स काम कर रहे थे और इसके अंतर्गत उन्हें डास कैपिटल के 6 भाग लिखने थे, परंतु वे 3 भाग ही पूरा कर पाए थे और घनघोर गरीबी में इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई थी। खैर, आइए अब उस दूसरे पक्ष की ओर आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व जॉर्ज ल्यूकाच करते हैं। ल्यूकाच ने मार्क्स की प्रारंभिक रचनाओं में और बाद की रचनाओं में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी दिखाया है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा गहरे पानी में उतरना होगा और सबसे पहले यह जान लेना होगा कि ल्यूकाच की रचनाएं भी
ईपीएम के प्रकाशित होने से पूर्व ही सामने आ गई थी। उनकी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस 1923 में ही प्रकाशित हो गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अलगाव यानी कि एलिनिएशन की व्याख्या के लिए हीगल के तर्कों का सहारा लिया। ईपीएम में भी कार्ल मार्क्स अलगाव यानी कि एलिनिएशन की व्याख्या कर चुके थे और वह अलगाव की ऐसी व्याख्या थी जिसमें चेतन पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों शामिल था। मतलब मनुष्य के बेगानगी या अकेलेपन की पीड़ा की व्याख्या में मैन एज अ बियरर ऑफ कॉन्शसनेस और मैन एज अ स्लेव ऑफ हिज नेसेसिटी दोनों शामिल थे। बहुत सही तो नहीं होगा, किंतु आपकी समझ के लिए यदि इसे हम भारतीय अवधारणाओं में कहें तो ईपीएम में कार्ल मार्क्स मनुष्य के अकेलेपन की पीड़ा की व्याख्या में मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी और भौतिक प्राणी दोनों के रूप में देखते हैं। परंतु वही मार्क्स आगे चलकर जब इन मानवीय पीड़ाओं को दर्शाने के लिए पद्धति और इतिहास की व्याख्या पर आते हैं, खासकर डास कैपिटल में, तब वे मानवीय पीड़ाओं के भौतिक पक्ष की व्याख्या और उसे दूर करने की मार्ग को ही तलाशते रह जाते हैं। मतलब जो मानव होने की, चेतन मानव होने की पीड़ा है उसे दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उन पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं जो मनुष्य की भौतिक परिस्थितियों ने पैदा किया हुआ होता है। इसे ही अल्थ्यूसर ने एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक कहा था। आप जानते ही हैं कि मार्क्स ने अपनी पद्धति हीगल से ग्रहण किया था, जिसमें वे जगत की उत्पत्ति को एब्सोल्यूट रीजन से बताया था। इस एब्सोल्यूट रीजन को वे जर्मन भाषा में गाइस्ट कहते हैं। हम भारत के लोग इसके लिए ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्यूट रीजन, गाइस्ट, गॉड या ब्रह्म एक आइडिया है, मतलब विचार है। अतः इस जगत की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए हीगल जब द्वंद्ववाद यानी कि डायलेक्टिकल मेथड का प्रयोग करते हैं, तब वे जगत को विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया के रूप में देखते हैं। अब यहाँ हम लोग हीगल के पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज को समझ लेते हैं। मतलब हीगल के ज्ञान की राजनीति को समझ लेते हैं। इसको समझ लेने से फिर कभी आपको महर्षि अरविंद और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में जो गंभीर दोष हैं और जिसके कारण इन दोनों ने ही सनातन परंपरा की एक गैर सनातन व्याख्या की है, उसे समझने में मदद मिलेगी। लेकिन उधर जाने के बजाय हम लौट करके अपने विषय हीगल पर आते हैं और सवाल करते हैं कि गाइस्ट ने जगत के रूप में अपने को मैनिफेस्ट किया है, मतलब अभिव्यक्त किया है, या एलिनिएट मतलब अपने से अलग किया है। यदि वह अभिव्यक्त होगा तब वह पानी, पहाड़, पत्थर, घास, पशु, मनुष्य सब में अभिव्यक्त हो पाएगा। फिर तो हीगल को भी मानना पड़ेगा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब यह संपूर्ण चराचर जगत ही ब्रह्म है। परंतु ईश्वर की जो सामी परंपरा है वह हीगल को ऐसा करने नहीं देती है। सामी परंपरा का ईश्वर जगत को बनाया तो जरूर है, परंतु वह जगत में नहीं है, वह जगत से बाहर है। सनातन परंपरा में हम जल, अग्नि, पृथ्वी, घास फूस सब में ईश्वर को देख सकते हैं, परंतु सामी परंपरा ऐसा नहीं कर सकती है। सनातन परंपरा में तो अचेतन पदार्थ भी नहीं है। मनुष्य, वनस्पति और पशु जगत तो फिर भी उससे बहुत आगे के हैं, परंतु सामी परंपरा में भी मनुष्य को तो चेतन मानना ही पड़ेगा।
हालांकि यह भी एक एलिनेटेड कॉन्शसनेस है। एलिनेटेड इसलिए कि वह ईश्वर के राज्य से पाप के कारण फेंका गया प्राणी है। यहाँ इस संदर्भ को आप ईसाई परंपरा के एडम एवं ईव तथा मुस्लिम परंपरा के आदम एवं हव्वा की कहानी से समझ सकते हैं, जिन्हें गॉड या खुदा ने पृथ्वी पर फेंक दिया था, मतलब अपने आप से एलिनिएट कर दिया था। हीगल ने इस समस्या के समाधान के लिए बीच से, ध्यान दीजिएगा, बीच का नहीं बल्कि बीच से एक रास्ता निकाला। मतलब यह कि स्वयं हीगल की व्याख्या किसी और दिशा में जा रही थी, परंतु बीच से ही उन्होंने इसे दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह ऐसे कि हीगल गाइस्थ या विश्वात्मा की अभिव्यक्ति के 6 चरणों वाला मार्ग अपनाते हैं, यानी कि हीगल इतिहास के विकास को, या ज़्यादा बेहतर होगा कि यूनिवर्स के विकास को 6 स्टेज में समझते हैं। इसमें पहले के 2 स्तर अचेतन या भौतिक विकास को दर्शाते हैं। इन 2 स्तरों पर मनुष्य का उदय नहीं हुआ है। तीसरे स्तर पर मनुष्य का उदय होता है और विश्वात्मा पहली बार अपने को चेतन रूप में, फिर वही बात आ जाएगी, हम इसे मैनिफेस्ट करते हैं कहूँ, या फिर इसे मैं यह कहूँ कि एलिनेट करता है। परंतु यह मनुष्य मार्च ऑफ द गॉड अपॉन अर्थ नहीं है। मनुष्य एक चेतन प्राणी के रूप में तो हीगल के चिंतन में विकास के तीसरी अवस्था में आ गया, लेकिन इस मनुष्य को हीगल ने मार्च ऑफ द गॉड अपॉन अर्थ नहीं कहा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह निष्पाप नहीं है। मनुष्य के बाद जब 2 स्तर और बीतते हैं तब राज्य आता है, और यह राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस राज्य के लिए ही हीगल कहते हैं कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि जगत में चेतना के आगमन की व्याख्या हीगल में ही मैनिफेस्टेशन के रूप में की जा सकती है और एलिनिएशन के रूप में भी की जा सकती है। ल्यूकाच ने इसकी व्याख्या एलिनिएशन के रूप में की और दर्शाया कि जो वैश्विक या मानवीय चेतना है उससे यह जगत धीरे धीरे एलिनिएट होता जाता है। यह एलिनिएशन पूंजीपतियों में भी होता है और सर्वहारा में भी होता है। इसका कारण यह है कि दोनों फॉल्स कॉन्शसनेस से ग्रस्त हो जाते हैं। इस फॉल्स कॉन्शसनेस से मुक्ति और यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जुड़ने में ही दोनों की मुक्ति है। अब लौट के आते हैं मार्क्स पर। मार्क्स ने जगत को विचारों की अभिव्यक्ति या एलिनिएशन नहीं माना, बल्कि जगत से ही विचारों को निर्मित माना। मतलब यह कि मनुष्य के विचार उसकी भौतिक दशाओं से निर्मित होते हैं। इन भौतिक दशाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के समक्ष उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पादन का जो संबंध एक विशेष समय में होता है, उनका मनुष्य की चेतना को निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चूंकि यह भौतिक तत्व है, क्या भौतिक तत्व है? उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, जिससे मनुष्य की चेतना का निर्माण हो रहा है। अतः मार्क्स के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से मनुष्य की चेतना और जगत को समझना संभव नहीं था, क्योंकि द्वंद्ववाद से तो विचार जगत को मूल में रखकर जगत की व्याख्या की जा रही थी, परंतु चूंकि हीगल ने द्वंद्ववाद के माध्यम से 2 विरोधी विचारों के संघर्ष से दुनिया के विकास को दर्शाया था, और मार्क्स अपने अनुभव में 2 वर्गों के संघर्ष से दुनिया को विकसित होता हुआ देख रहे थे। इसके चलते
द्वंद्ववाद को तो मार्क्स के लिए एक पद्धति के रूप में अपनाया जाना लाजिमी था, परंतु उसमें भौतिकवाद को जोड़ देने की जरूरत थी ताकि वे भौतिकता से विचारों और जगत की व्याख्या को दिखा सकें। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि डायलेक्टिकल मेटरलिज्म को एक पद्धति के रूप में अपनाया। अब जिस तरह से हीगल के विकास क्रम में तीसरे स्तर पर मनुष्य के आगमन से अचानक जगत में चेतना का उदय हो गया था, उसी तरह कार्ल मार्क्स भी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए आदिम साम्यवाद, दास प्रथा और सामंतवाद तक के विकास को मात्रात्मक विकास की तरह यानी कि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट की तरह देखते हैं। ऐसा इसलिए कि विकास की इन अवस्थाओं में शोषित समुदाय अपने शोषण के प्रति सामूहिक रूप से सचेतन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ सामूहिक रूप से सचेतन नहीं है, यानी कि कलेक्टिवली कॉन्शियस नहीं है। शोषित समुदाय में पूंजीवाद में आकर ही अपने शोषण के प्रति कलेक्टिव कॉन्शसनेस आती है। इसी कारण मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के बाद का विकास क्वालिटेटिव विकास होगा, यानी कि वह गुणात्मक परिवर्तन होगा। अब यदि हम फिर से ल्यूकाच पर लौट के आते हैं तो ल्यूकाच ने हीगल के इतिहास की व्याख्या को तो स्वीकार किया था, परंतु उसने मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को खारिज भी नहीं किया। ल्यूकाच ने हीगल द्वारा इतिहास की व्याख्या में गाइस्ट के मैनिफेस्टेशन को गाइस्ट से एलिनिएशन बना दिया। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ल्यूकाच ने हीगल द्वारा इतिहास की व्याख्या में गाइस्ट के मैनिफेस्टेशन को गाइस्ट से एलिनेशन बना दिया। दूसरी ओर ल्यूकाच ने मार्क्स के भौतिकवादी इतिहास की व्याख्या में पूंजीवाद के स्तर पर सर्वहारा में आई सामूहिक चेतना की भूमिका को बढ़ाकर समझा। इन दोनों के सम्मिलन यानी कि कॉम्बिनेशन से अल्थ्यूसर के द्वारा मार्क्स पर लगाए गए एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक का तर्क निरस्त हो जाता है। अतः अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मार्क्स के अर्ली राइटिंग्स और लेटर राइटिंग्स के बीच अंतर विरोध नहीं है, बल्कि दोनों में एक कंटिन्यूटी है। आप एक बार फिर से यदि इसको याद करना चाहें तो मैंने बताने की कोशिश की थी कि अल्थ्यूसर ने अर्ली मार्क्स और लेटर मार्क्स में एक अंतराल दिखाया है, जबकि ल्यूकाच की जो व्याख्याएं हैं वह अर्ली मार्क्स और लेटर मार्क्स के बीच में अंतराल नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक संगति दिखाते हैं। हम कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में भी देखते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अब कि यदि हम इस विवाद को हल कर लें कि कार्ल मार्क्स का अध्ययन कैसे किया जाए, लेटर मार्क्स और अर्ली मार्क्स में अंतर्विरोध दिखाया जाए या अंतर्विरोध न दिखाया जाए, यदि इसका एक समाधान हमारी पूर्व की बातों से मिल गया हो तब हम आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में देखे जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स ने अपने को, अपने चिंतन को, अपने लेखन को पहले के समाजवादियों, जिन्हें हम काल्पनिक समाजवादी कहते हैं, जैसे प्रूंद हो,
चार्ल्स फूरियर या प्रिंस कृपात्किन की तरह मात्र अपने को समाजवाद का सपना देखने वाला एक विचारक के रूप में नहीं रखा, बल्कि इसके लिए मार्क्स ने एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। इसका मतलब यह हुआ कि कार्ल मार्क्स ने शोषण मुक्त एवं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो हाइपोथेसिस रखा, उसकी जांच के लिए एक निश्चित पद्धति का प्रयोग भी किया। उस पद्धति के जरिए उन्होंने इतिहास की व्याख्या करते हुए अपने हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए कुछ चर मतलब वेरिएबल का सहारा लिया और पूरे इतिहास में उन चरों के जरिए अपने हाइपोथेसिस को सत्यापित किया। आप जानते हैं कि टेस्टेड हाइपोथेसिस इज थ्योरी, मतलब हाइपोथेसिस को जब टेस्ट कर लिया जाए, सत्यापित कर लिया जाए, तो वह थ्योरी बन जाती है। और टेस्टिंग टूल जब ऐसे हों जिससे एक व्यक्ति के टेस्टिंग टूल को और उससे उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को दूसरे भी इस्तेमाल में ला सकते हों, मतलब उसका प्रयोग करते हुए पहले के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को सत्यापित कर सकते हों, वेरीफाई कर सकते हों, तब उसे हम वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। और इसी दृष्टि से मार्क्स को हम सब वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कार्ल मार्क्स ने जो हाइपोथेसिस रखी है और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो पद्धति रखा है, उस हाइपोथेसिस को उसी पद्धति से कोई भी व्यक्ति टेस्ट करके वेरीफाई कर सकता है। इस नाते कार्ल मार्क्स का चिंतन और स्वयं कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब यदि हमसे यह कहा जाए कि मार्क्स की हाइपोथेसिस क्या है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मार्क्स ने एक चरीय प्राक्कल्पना का निर्माण नहीं किया है। एक चरीय प्राक्कल्पना मतलब यूनिवेराइट हाइपोथेसिस, जिसका निर्माण जिसका प्रयोग कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि उन्होंने बहुचरीय प्राक्कल्पना मतलब मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस का सहारा लिया है। यानी कि उनकी हाइपोथेसिस में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट नहीं है, परंतु जो अलग अलग स्टेटमेंट हैं उनका आपस में सकारात्मक संबंध है और वे एक दूसरे को काटते नहीं हैं बल्कि पूरा करते हैं। ऐसी हाइपोथेसिस को मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। और मार्क्स की जो हाइपोथेसिस है उसकी प्रकृति यही है कि वह बहुचरीय सहयोगी प्राक्कल्पना है, मतलब मल्टीवेराइट एसोसिएशनल हाइपोथेसिस है। हिंदी में इसे बहुचरीय सहयोगी प्राक्कल्पना कहते हैं। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उन्होंने जिस पद्धति का इस्तेमाल किया है वह डायलेक्टिकल मेटरलिज्म है। और रिसर्च का जो एरिया कार्ल मार्क्स का है वह मानव जाति का पूरा इतिहास है। तो मित्रों, आपके लिए आज इतना ही। यदि आपको यह विषय और इसे स्थापित करने का मेरा तरीका रुचिकर लगा हो तो बताइएगा। मैं जल्दी ही इसके दूसरे भाग के साथ आपसे मिलूँगा, जहाँ मैं मार्क्स के हाइपोथेसिस और उसकी पद्धति, उस पद्धति का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया और फिर उससे किस तरह के निष्कर्ष निकाले गए, इन मुद्दों पर बातचीत करूँगा। और संभव हुआ तो फिर कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन में वे कौन कौन से गंभीर दोष हैं जिनसे हमको अवश्य परिचित होना चाहिए, इनके बारे में भी बातचीत करूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा और फिर मिलूँगा।
और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि यह एक कोरोना संकट का काल है। तो फिर बंधुओं, मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद।